क्या आपने रिसेंटली परचेज किया है एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खुद के रहने के लिए और कंफ्यूज हो कि इसमें मुझे कितना इन्वेस्ट करना है और ये वर्थ है या नहीं है, ये मैं ज़्यादा इसके ऊपर इन्वेस्ट कर रहा हूँ इंटीरियर के ऊपर या कम कर रहा हूँ या मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इसी के बारे में हम जानेंगे आज के वीडियो में। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज अरुण एपीजी इंटीरियर ब्लॉग। मैं इंटीरियर के रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। आपने काफी सारे वीडियोस मेरे पहले भी देखे होंगे। बहुत सारे टॉपिक्स अलग अलग मैंने कवर किए जो आपके प्रॉब्लम्स है या मुझे लगता है कि इंटीरियर में ये कवर होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ और इसके आगे भी ऐसी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सके। सो आज का टॉपिक है कि कितना इन्वेस्ट करें इंटीरियर के ऊपर खुद के घर के लिए आइडियल हो सके। नॉर्मली क्या होता है कि जो प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन होता है ईयरली 3 to 4% एवरेज होता रहता है। इसके लिए आपको क्या करना है, जिस जगह पे जो प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं उसका वैल्यूएशन और उस एरिया का एप्रिसिएशन पिछले 10 साल में कितना हुआ है। अभी ये थोड़ा ज्यादा बढ़ते जा रहा है क्योंकि जगह कम होती जा रही है और फ्लैट सिस्टम कंस्ट्रक्शन ज्यादा बढ़ते जा रहा है। सो नॉर्मली 3 to 4% हम कंसीडर करके चलेंगे तो आप 3 to 4% से कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना एप्रिसिएशन हमें मिला हुआ है। सो ऐसे ही हमें क्या करना है, अगले 10 साल या आप जो प्रॉपर्टी आगे जाके एक तो आप 3 BHK से 4 BHK में शिफ्ट होंगे या 2 BHK तो 3 BHK में शिफ्ट होंगे। कैसे कैसे रिक्वायरमेंट्स बढ़ती जाती है क्योंकि हर एक रिक्वायरमेंट सेम ही रहेगी हर साल में। ऐसे नहीं, बच्चे छोटे रहते हैं तब एक रिक्वायरमेंट अलग होती है और बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं रिक्वायरमेंट आपकी चेंज होती जाती है। तो पहले आपको डिसाइड क्या करना है कि ये प्रॉपर्टी मैं कितने साल के लिए रख रहा हूँ। मान के चलिए एक जो हमारा एक्सपीरियंस है पिछले 18 साल का, उसमें हमने देखा है कि रिपीटेड क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं इंटीरियर का रिनोवेशन करने के लिए। 10 साल पहले उन्होंने रिनोवेशन करवाया था या नया इंटीरियर करवाया था, लेकिन अभी 10 साल के बाद उनके बच्चे बड़े हो गए तो रिक्वायरमेंट चेंज हो गई, इंटीरियर चेंज होना ही होना है। तो ये एवरेज हम पकड़ के चलेंगे 10 साल। सो आपका इंटीरियर जो कॉस्ट होता है वो 10 साल तक कितना होना चाहिए। तो पहले हमने क्या किया था, एक सिंपल फॉर्मूला ले लेंगे। आज आपने प्रॉपर्टी बाय की है 1 CR में जो 2 BHK या 3 BHK हो सकती है डिपेंड ऑन लोकेशन। तो 1 CR की आपने प्रॉपर्टी परचेज की है। अगले 10 साल तक कितना प्रॉपर्टी वैल्यूएशन इसका बढ़ सकता है। हम 3 to 4% पकड़ के चलते हैं। राउंड ऑफ 1 CR का प्रोजेक्ट कॉस्ट है जो आपने परचेज किया हुआ है प्रॉपर्टी, तो 3 to 4% अराउंड 30 to 40 lakhs आपका एप्रिसिएशन होगा उस फ्लैट का 10 साल के बाद। तो ये वैल्यू हमें ध्यान में रखनी है। आज की डेट में आप ज्यादा से ज्यादा 30 to 40% जो फ्लैट के अगेंस्ट है आपका कॉस्ट, उतना ही आपको इंटीरियर के लिए इन्वेस्ट करना। अच्छा, 30 to 40% क्यों इन्वेस्ट करना है। मान के चलिए कि 10 साल के बाद आप प्रॉपर्टी एक तो बेच रहे हैं दूसरा लेने के लिए या कुछ रिनोवेशन करवाना चाहते हैं, तो प्रॉपर्टी का वैल्यू जो होता है 3 to 4% बढ़ने के बाद 1 CR का आपका फ्लैट हो जाएगा 1 crore 40 lakhs। तो उस टाइम आपके इंटीरियर की जो वैल्यू होती है दैट इज 0। ये एक प्रैक्टिकल आंसर है क्योंकि क्या है कि इंटीरियर की कॉस्ट कभी भी फ्लैट के वैल्यूएशन में ऐड होती नहीं है। ये आपके खुद के कंफर्ट के लिए आप बनाते हो क्योंकि जब बैंक वैल्यूएशन करता है आपका इंटीरियर नहीं देखता, आपकी सिर्फ प्रॉपर्टी कहाँ पे है और उसका एक डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट होता है, सिर्फ ना कि एप्रिसिएशन होता है। सो इस घड़ी में अगर 1 CR का आपका प्रॉपर्टी वैल्यू है तो ज्यादा से ज्यादा 30 to 40% आपको खर्चा करना है आपके इंटीरियर के ऊपर। सो इसको एक सिंपल फॉर्मूला में डालते हैं, फॉर्मूला नीचे आएगा। सो प्रॉपर्टी का वैल्यू है 1 CR, 4% हम मान के चलते हैं एप्रिसिएशन है हर एक साल में। सो 10 साल का हो गया 40 lakhs। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ योर इंटीरियर जो आज के घड़ी में आपको इन्वेस्ट करना है आपके इंटीरियर के ऊपर। अभी आपको ये तो पता चल गया कि मुझे कितना इन्वेस्ट करना है इंटीरियर के ऊपर। उसके बाद आता है सेकंड थिंग, जो दूसरी चीज है वो है कि आपके प्रायोरिटीज लिस्ट आउट करें आप कि आप ये 40 lakhs कैसे स्पेंड करना चाहते हैं। सिविल के
ऊपर आप कितना खर्चा कर रहे हैं, इंटीरियर के ऊपर कितना खर्चा कर रहे हैं, एरिया वाइज अगर देखा जाए तो किचन में कितना है, लिविंग रूम में कितना करना है, बेडरूम्स में कितना इन्वेस्ट करना है, वॉशरूम्स में कितना इन्वेस्ट करना है, ये एक लिस्ट करना बहुत ही जरूरी है ताकि आपका इंटीरियर डिजाइनर या आर्किटेक्ट समझ सके कि आपको कितना स्पेंडिंग कैपेसिटी है और आप कहाँ कहाँ पे कितना इन्वेस्ट कर सकते हो या खर्चा कर सकते हो। और एक पॉइंट जो है, जो प्रॉपर्टी लेते समय हम हमेशा भूल जाते हैं, दैट इज मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ सोसाइटी। क्योंकि उस सोसाइटी में कभी कभी ऐसे होता है कि अगर 1 CR का प्रोजेक्ट है तो उसमें मेंटेनेंस ही होता है अराउंड 5 to 10,000। सो ये आपका मंथली एक EMI की जैसा ही है, जिसका कुछ भी आपको रिवार्ड ऐसा ज़्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है। सो हमेशा ये ध्यान रखिए कि वहाँ पे एमिनिटीज़ क्या क्या है और मंथली उसका मेंटेनेंस चार्जेस कितना है, क्योंकि ये इफेक्ट करने वाला है आपके EMI के ऊपर भी। कभी कभी ऐसे होता है कि फ्लैट तो आपने ले लिया बट वहाँ पे मेंटेनेंस हीवी होता है, 10,000 15,000 का मेंटेनेंस होता है, तो ये एक EMI की तरह ही काउंट होता है आपके इसमें, क्योंकि दैट इज एडिशनल कॉस्ट विच यू आर बेयरिंग पर मंथ, जो एडिशनल है। सो एमिनिटीज ज्यादा है, बड़ा है, क्योंकि क्या क्या होता है कि जब भी एमिनिटीज ज्यादा है बट आप प्रैक्टिकली सोचिए कि सच में वो एमिनिटीज आप यूज करने वाले हैं डेली बेसिस पे, अगर यूज हो रहा है तो गुड एंड वेल। जैसे अगर बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो उनको पार्क अच्छा लगेगा, वहाँ पे जिम है, स्विमिंग पूल है, तो ये कितने एक्टिविटीज आप यूज करने वाले ये भी ध्यान में रखिए जब भी प्रॉपर्टी आप खरीदते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जो आपको कंसिडर करना चाहिए। जब भी आप इंटीरियर करवाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान ये रखिए कि हर चीज़ें, हर मटेरियल मेंटेनेंस फ्री होनी चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि जीरो मेंटेनेंस होना चाहिए, बट कम से कम मेंटेनेंस होना चाहिए। जैसे आप लैमिनेट यूज़ कर रहे हो तो उसका मेंटेनेंस कम है। अगर विनियर यूज़ कर रहे हो, अभी विनियर क्या है, लैमिनेट क्या है, ये दूसरे वीडियो में मैंने कवर किया हुआ है, जाके आप वो पॉइंट्स देख सकते हो। यहाँ पे ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बट एक मोटा मोटा बोलता हूँ आपको, लैमिनेट में आपका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ही कम होता है। वही कंपेयर करेंगे विनियर में, तो विनियर को आपको कम से कम 2 साल 3 साल में एक बार पॉलिश करना पड़ेगा, और पॉलिश का खर्चा भी बहुत ही हेवी होता है और वो ज़्यादा मेंटेनेंस वाला चीज़ है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि इंटीरियर में मेंटेनेंस कम आने वाली चीज़ें यूज कीजिए, जिस बारे में मटेरियल का मेंटेनेंस कम हो सकता है। मैं काफ़ी सारा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता, लेकिन पता नहीं अभी कितने मिनट का बन गया है, लेकिन मैं शॉर्ट करने के लिए कोशिश करता हूँ हमेशा, ताकि पॉइंट टू पॉइंट आपको मैं समझा सकूँ। एक और एक बोनस टिप आपको देना चाहता हूँ, जब भी आप प्रॉपर्टी बाय करें तो हमेशा ये देखिए और ये कोशिश कीजिए कि प्रॉपर्टी रेडी पोजीशन में, क्योंकि क्या है आजकल इतने फ्रॉड भी हो रहे हैं, बट लेकिन इसमें क्या होता है कि प्रॉपर्टी एश्योरेंस हेड और डेट कभी पता नहीं चलती। मान के चलिए आपने एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया हुआ है और बिल्डर ने बोला है कि मैं 2 साल के बाद पोजीशन देता हूँ, लेकिन कुछ सर्कमस्टेंस ऐसे होते हैं, लाइक अभी जो 2019-20 में हुआ कोविड का सिचुएशन, उस सिचुएशन में आप कुछ भी नहीं कर सकते, गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती है, तो बिल्डर तो क्या करेगा। सो हमेशा ये देखिए, कोशिश कीजिए कि रेडी पोजीशन प्रॉपर्टी ही खरीदे, ताकि आपको एज एक्चुअल प्रॉपर्टी भी देखने को मिलती है और आप तुरंत वहां पे शिफ्ट भी हो सकते हैं। और एक सेकंड टिप जो है, जो बोनस टिप मैं आपको बोल रहा हूँ, जब भी आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं या प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो पहले देखिए कि उस एरिया में रेंट कितना चल रहा है। क्योंकि मान के चलिए उस एरिया में फॉर एग्जांपल 50,000 का रेंट चल रहा है, जो रेंट है वो 50,000 इज इक्वल टू आपका EMI होना चाहिए। क्योंकि अगर आप उस एरिया में रह रहे हैं, जितना आप रेंट पे कर रहे हैं उतना EMI पे कर रहे हैं, सो बर्डन नहीं आएगा आपके ऊपर। सो ज्यादा से ज्यादा ओन कंट्रीब्यूशन जो रहेगा वो आप इन्वेस्ट कीजिए उसमें, बैंक को डाउन पेमेंट ज्यादा दीजिए। अगर 1 CR की प्रॉपर्टी है और जहां पे रेंट सिर्फ 50,000 चल रहा है, तो ओन कंट्रीब्यूशन कम से कम आपका 50 लाख होना चाहिए, ताकि आपको कुछ बर्डन भी नहीं है, और जितना आप रेंट पे कर रहे हैं उतना ही आप EMI पे कर रहे हो। सो बर्डन कहाँ से आएगा, कहीं से भी बर्डन नहीं आएगा। और इन केस कभी इमरजेंसी लगती है तो भी आपने कंट्रीब्यूशन, जो ओन कंट्रीब्यूशन है वो ज्यादा पे किया हुआ है, तो आप टॉप अप करके आपके इमरजेंसी केस में भी आप फंड बैंक से ले सकते हो। सो हमेशा याद रखिए कि जितना रेंट है उतना ही EMI पे कीजिए जो एरिया में आपने प्रॉपर्टी देखी हुई है। सो आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा ही लगा होगा, इंफॉर्मेटिव वीडियो था प्रॉपर्टी के बारे में और इंटीरियर के कॉस्ट जानने के बारे में। सो आशा करता हूँ कि
इसी तरह आप प्यार देते रहेंगे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे जाके ऐसे ही मैं इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालते रहूँगा जो आपको हेल्प कर सके प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते समय, इंटीरियर करते समय, इंटीरियर के नॉलेज लेते समय। सो दैट्स इट गाइस, दिस इज अरुण साइनिंग ऑफ एपीजी इंटीरियर ब्लॉग। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ अलग टॉपिक लेके। सो टाटा, बाय बाय, सी यू।